विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम मनु और कौटिल्य के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत मनु और कौटिल्य दो महत्वपूर्ण विचारक हैं और इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बहुत अधिक समान है। जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था का संबंध है, मनु और कौटिल्य दोनों ही वैदिक परंपरा के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं। ये दोनों ही समाज में ब्राह्मणों के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार करते हैं और शूद्रों को समान रूप से हीन स्थान देते हैं। इन दोनों की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण समानता मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में है। घोषाल के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य कौटिल्य की तरह मनु ने भी धर्म और काम तथा परलोक में मोक्ष माना है। ज्ञान की शाखाओं और उनके सापेक्षिक महत्व के संबंध में भी इन दोनों की विचारधारा में पर्याप्त समानता है। कौटिल्य ने चार मुख्य विधाएं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति मानी है, जबकि मनु ने प्रथम को छोड़कर अन्य तीन को ही स्वीकारा है। जहाँ तक उनके प्रतिपादित विषय दंड नीति का संबंध है, दोनों ही विद्वान उसके सर्वोच्च महत्व को स्वीकार करते हैं। राज्य की उत्पत्ति और उसके उद्देश्य के संबंध में भी मनु और कौटिल्य की विचारधारा में यद्यपि पूर्ण समानता नहीं है, लेकिन लगभग समानता है। मनु ने राजा की उत्पत्ति देवी मानी है, किंतु कौटिल्य ने इस विषय में अपना मत न देकर केवल सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को स्वीकार किया प्रतीत होता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की देवी उत्पत्ति का प्रतिपादन करते हुए मनु उसी प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का विरोध करता है जिस प्रकार से आगे चलकर यह कार्य कौटिल्य ने किया है। इसी उद्देश्य से दोनों ने राजा के गुणों और उनके प्रशिक्षण एवं कर्तव्यों पर बल दिया है और राजा की दिनचर्या का विस्तृत वर्णन किया है। मनु की भांति कौटिल्य ने भी राज्य को सप्तांग माना है। अंतर केवल यह है कि मनु का राष्ट्र कौटिल्य का जनपद है और मनु का पुर कौटिल्य का दुर्ग। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही राज्य के सप्त अंगों में राजा को सर्वोपरि माना है और राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। दोनों ही लेखकों के अनुसार राज्य के उद्देश्य प्राय समान है और उसका कार्यक्षेत्र व्यापक है। राज्य को प्रजा की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के अतिरिक्त आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध है, दोनों ही लेखक राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक बताते हैं। इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री की ओर भी संकेत किया है और मंत्रियों की योग्यता के संबंध में लगभग एक समान विचार व्यक्त किए हैं, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था का जैसा विस्तृत वर्णन किया गया है, वैसा विवेचन मनुस्मृति में नहीं है। दोनों ही लेखक दंड नीति यानी राज शक्ति के सर्वोच्च महत्व को स्वीकार करते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि उसका उपयोग सोच विचार कर धर्म के पालन हेतु ही किया जाना चाहिए। इसी आधार पर डॉक्टर घोषाल ने कहा है कि दंड के विषय में मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौटिल्य के विचारों को ही दोहराते तथा विकसित करते हैं। मनु और कौटिल्य दोनों ही विशेषतया मनु के जीवन और रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद होने के कारण इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि किसने किसका अनुगमन किया है। विचार संबंधी समानता तो निर्विवाद है। न्याय व्यवस्था के संबंध में भी मनु और कौटिल्य के विचार काफी मिलते हुए हैं। ये दोनों ही यह मानते हैं कि न्यायिक कार्य में निष्पक्षता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड इस प्रकार के दो भागों में विभाजित किया है और क्रमशः धर्मस्थीय, कंटक शोधन, न्यायालयों के संगठन का विस्तृत वर्णन किया है। मनु ने न्याय प्रशासन का भार राजा पर छोड़ा है। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही दंड व्यवस्था के ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के निर्धारित दंडों में कुछ अंतर रखा है। कर व्यवस्था के संबंध में भी मनु और कौटिल्य के विचारों में बड़ी समानता है। दोनों के अनुसार कर लेने का उद्देश्य प्रजा रक्षण है और राजा के द्वारा कर थोड़ा थोड़ा लिया जाना चाहिए। अंत में अंतर्राज्यीय संबंधों या परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में भी ये दोनों समान हैं। दोनों ने ही इस संबंध में मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य नीति तथा साम, दाम, दंड और भेद के उपायों का वर्णन किया है। इस प्रकार मनु और कौटिल्य
इन दो प्राचीन भारतीय विद्वानों की विचारधारा में समानताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और असमानताएं अपेक्षाकृत कम और गौण महत्व की हैं।